कहा जाता है कि यह एक ऐसी फिल्म है जो वाकई लोगों को डरा देती है और यह जापान की सबसे खौफनाक कहानी भी है। फिल्म 9 अलग और रोमांचक छोटी कहानियों से बनी है, जिनमें से हर एक आपको कंपकंपा देगी और ठंडा कर देगी। जापानी हॉरर फिल्म एड विट्स प्रॉमिस। पहली कहानी तेल कागज बिखरना है। शाओ शुआई रात में तेज गाड़ी चला रहा था। उस वक्त वह फोन पर कर्ज की मांग कर रहा था। कर्जदार की गिड़गिड़ाहट के सामने शाओ शुआई बेपरवाह था। कर्जदार मजबूर हो गया। उसने शाओ शुआई को शाप दिया कि वह नरक जाएगा, लेकिन बदले में शाओ शुआई ने बेरहमी से मजाक उड़ाया। अचानक सड़क के बीच लाल छाता लिए एक आकृति दिखी। शाओ शुआई बच न सका और सीधा टकरा गया। वो जल्दी से उतारा देखने, पर अजीब बात थी कि न कोई आकृति थी न खून का निशान। उसे लगा नजर धोखा दे गई। मुंह धोने चला, पर जब लाइटर जलाया तो देखा दीवार पर लिखा था नरक जाओ। जब वो हैरान था, अचानक दीवार पर छाता लिए एक परछाई दिखी। शाओ शुआई मुड़ा, पर वो गायब हो गई। अब वो घबरा गया, जल्दी से कार की तरफ भागा। इस भूतिया जगह से निकलना चाहता था, तभी उसकी कार के शीशे पर अचानक उसका नाम लिखा दिखा। वो सोच भी नहीं पाया और जैसे ही दरवाजा खोला, कार से पानी बहने लगा। तुरंत बाद स्ट्रीट लाइट 2 बार झपकी और बुझ गई। शाओ शुआई ने मुड़कर देखा, एक लाल छाता वाली औरत पीछे खड़ी थी। शाओ शुआई को खतरे का अंदाजा नहीं था। वो लाल छाता वाली औरत पर चिल्लाया। शाओ शुआई कार के पास गया और चुप हो गया, क्योंकि सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। लाल छाता वाली औरत का सिर्फ एक पैर था, जो 5 मीटर ऊंचा कूद सकता था। शाओ शुआई ने घबराकर चाकू निकाला और औरत को डराया, पर अगले ही पल चाकू टूट गया। शाओ शुआई डर से चीखा, मुड़ा और भागा, पर वो औरत जैसे स्प्रिंग पर थी, कूदती हुई उसके पीछे आ रही थी। अब हम दूसरी कहानी पृथ्वी ब्रश राक्षस सुनाएंगे। ली मोचो अकेले कंपनी में ओवरटाइम कर रही थी। थकी हुई वह आराम करने वाली थी, पर सामने की इमारत में एक महिला दिखी। क्या खिड़कियां अभी भी खुली हैं? क्या यह जानबूझकर किया गया है? अरे स्ट्रिप शो! ली मोचो ने उत्सुकता से देखा। उम्मीद कर रही थी कि महिला मुड़ेगी ताकि वह उसका चेहरा देख सके। जब महिला मुड़ी, ली मोचो डर गई, क्योंकि उस महिला का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। उसने सोचा कि वह भ्रम में है। कॉफी पीकर होश में आई, पर महिला अभी भी उसे घूर रही थी और पीछे इशारा कर रही थी। जैसे ही ली मोचो ने पीछे देखा, गलियारे की बत्तियां बुझ गईं और कुछ अंधेरा सा आया। फिर एक विशाल चेहरा दिखा जो उसे घूर रहा था। एक चीख के साथ उसे पृथ्वी राक्षस ने निगल लिया। अब हम तीसरी कहानी समुद्र वर्ग का मालिक सुनाएंगे। एक आदमी और 2 बच्चे समुद्र तट पर मछली पकड़ रहे थे। बड़े ने सिर्फ एक अजीब तख्ता पकड़ा। छोटा मोटा उसका मजाक उड़ाया, पर तभी बड़े ने तख्ते के छेद से कुछ देखा। छोटे मोटे ने संदेह से देखा, पर कुछ नहीं था। जैसे ही बड़े ने तख्ता नीचे रखा, वह चीज गायब हो गई। इससे वह बहुत घबरा गया। छोटे मोटे ने तख्ता लेकर फिर से समुद्र की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? लगता है ये चीज सिर्फ तख्ते से ही दिखाई देती है। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, जिससे पास खड़ा आदमी परेशान हो गया, लेकिन बच्चे उसे अनदेखा कर समुद्र तट से भाग गए। आदमी उत्सुकता से तख्ता उठाकर देखने लगा। वाकई समुद्र में एक काला राक्षस दिखाई दिया। तख्ता हटाते ही राक्षस गायब हो गया। जब उसने फिर से तख्ते से देखा, राक्षस किनारे पर आ चुका था। इस समय उस आदमी ने अंततः उसका भयानक रूप देखा। मुंह से अनगिनत रेतीले हाथ और आंखों में 2 डरी हुई महिलाओं के चेहरे थे। भयानक वातावरण में यहाँ तक कि समुद्री पक्षी भी अकारण गिर गए, और संयोग से इस समय ऐसा लगा जैसे किसी मछली ने चारा ले लिया हो, लेकिन इस मछली को वह आदमी किसी भी तरह लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब हम चौथी कहानी सुनाते हैं, सुगंधित लड़की। शाओमिंग और दाटो फोटोग्राफी के शौकीन थे। उन्हें अजीब चीजें खींचना पसंद था। आज वे एक परित्यक्त कारखाने में प्रेरणा खोजने आए। जीर्ण इमारत और घास से भरी जमीन ने उन्हें उत्साहित कर दिया। जब वे पागलपन से तस्वीरें ले रहे थे, अचानक सीढ़ियों से लाल ऊंची एड़ी वाली सफेद टांगें दिखाई दी। यह दृश्य वाकई शानदार था। शाओमिंग आगे बढ़कर खूब फोटो खींचने लगा। उसके मुंह से निकला, वाह कितनी सफेद टांगें हैं। बड़े सिर ने देखा कुछ गड़बड़ है। डर से पुलिस बुलाना चाहा, पर छोटू ने रोका। बड़ा सिर डरा था, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा, पर औरत का शरीर लोहे जैसा भारी था। बड़े सिर ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। अगले पल दोनों हैरान रह गए। औरत का सिर लोहे के बक्से में था, सिर्फ शरीर बाहर पड़ा था। छोटू ने बक्सा खोलना चाहा, पर पानी की धार से गिर गया। फिर पानी से एक औरत का चेहरा निकला।
अचानक बिना आंखों वाली काले दांतों वाली अजीब औरत देख छोटू ने लोहे की छड़ से उसका सिर तोड़ दिया। डरावने दृश्य देख छोटू भाग गया, पर बड़ा सिर कमजोर होकर गिर गया, उठ नहीं पाया। वो औरत के शरीर को देखता रहा जो अपने सिर की ओर लड़खड़ाती चली, फिर सिर पहन लिया, पर सिर ठीक से नहीं लगा, बक्से में हिलता रहा। डरावनी हंसी के साथ औरत ने सिर सही किया, बड़ा सिर चीखता रहा। अब हम 5वीं कहानी ढोलकिया सुनाते हैं। यह एक राक्षस है जिसकी गर्दन खींचती है, औरत का चेहरा है, मर्दों की ताकत चूसता है, जवानी गले लगाता है, लड़कों का कातिल है। आकांग कला का छात्र था, एक होटल में रुका, शुभ कमरा नंबर देखा, हाँ वही भाग्यशाली था। आकांग खिड़की पर चित्र बनाने वाला था, पर बगल की छत का नजारा देख मोहित हो गया। वहां एक लाल कपड़े वाली लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। मोहित आकांग ने तुरंत उसका चित्र बनाना शुरू किया। गर्लफ्रेंड ने देखा वो नहीं है चित्र में, गुस्सा हुई, पर आकांग मंत्र मुग्ध था, उसकी भावनाएं नहीं समझ पाया। लंबे बालों वाली महिला को आकर्षित करने के लिए उसने कक्षा छोड़ी। प्रेमिका के फोन नहीं उठाए। चिंतित प्रेमिका उसे खोजने घर गई। घर अस्त व्यस्त था, फर्श पर बेकार कागज बिखरे थे। आकांग दुष्ट की तरह लग रहा था, बहुत क्रोधित था। प्रेमिका के सवालों पर पीले चेहरे वाला आकांग उदासीन रहा। उसकी आंखें चमकी और वह बकवास करने लगा। अजीब पेंटिंग और आकांग को देख गुस्से में प्रेमिका ने सारी पेंटिंग फाड़कर बालकनी से फेंक दी। यह कदम आकांग को शांत नहीं कर पाया, बल्कि उसकी नसों को और उत्तेजित कर दिया। आकांग तुरंत बालकनी की ओर गया और कूद गया। डरी हुई प्रेमिका नीचे गई। आकांग खून में लथपथ था, सांस नहीं ले रहा था। प्रेमिका रोने लगी, सोचकर कि उसने उसे मार डाला। अचानक प्रेमिका को ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि पेंटिंग की लाल कपड़े वाली औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें सुन्न थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी आकांग की पेंटिंग्स हवा में तैरकर एक भयानक दृश्य बनाने लगी। जब प्रेमिका डर गई तो अचानक उस औरत का सिर उसके कान के पास दिखा। अब छठी कहानी, बिल्ली की आंख वाला राक्षस। शाम को आशियांग दोस्तों से बात कर रहा था। उसकी बेटी एक बच्चे की गाड़ी लाई। आशियांग ने पूछा, गाड़ी कहां से आई? बेटी ने कहा, एक अजीब आंटी ने दी। उसने वादा किया था बिल्ली के बच्चे की देखभाल करेगी, लेकिन गाड़ी टूटी हुई थी, बदबू आ रही थी और कोई बिल्ली नहीं थी। आशियांग को लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने गाड़ी पार्क में वापस भेज दी। वहां कोई आंटी नहीं थी, सिर्फ आवारा बिल्लियां थीं। इससे वह असहज हो गया। उसने देखा कि कोई नहीं है तो कार यहीं छोड़ जल्दी चली गई। लिफ्ट से उतरकर घृणा से अपना हाथ चूमा। अगले पल बच्चे की गाड़ी अचानक उसके घर के सामने दिखी। आशियांग गुस्सा हुई, टूटी गाड़ी कूड़े में फेंक दी। पर जब वापस आई, बच्चे की गाड़ी फिर वहीं थी। आशियांग सोचा, आखिर कौन इतना बेकार है। गुस्से में कूड़े को धक्का दिया, कपड़े में लिपटी चीज गिरी। तेज बिल्ली की आवाज आई। आशियांग डर गई, जल्दी घर भागी। इस बार गाड़ी नहीं दिखी। उसने राहत की सांस ली, पर फिर पहियों की आवाज सुनाई दी। अगले पल बिखरे बालों वाली औरत वो अजीब गाड़ी धकेलती आई। आशियांग डर से पीछे हटी, दरवाजा पीटा, पर बेकार। जैसे जैसे वह औरत पास आई, आशियांग ने उसे साफ देखा। बिल्ली की आवाज के साथ आशियांग भागी और तहखाने में पहुंची। वहां दीवारें कपड़े में लिपटी चीजों से भरी थीं। वह समझ पाती उससे पहले गाड़ी पीछे दिखी। अंधेरे में बिल्ली की आवाज, ऊपर से चाकू गिरा। कैमरा घूमा, आशियांग का दरवाजा खुला। बेटी अंदर से बाहर आई, पर स्ट्रॉलर में बच्चा गायब था। उसकी जगह अखबार में लिपटी गोल चीज थी जिसमें कुछ बाल फंसे थे। अब हम एक नई कहानी सुनाएंगे, एकांकी राक्षस की। टोक्यो के एक गरीब अस्पताल में नर्स शिंजी 406 नंबर कमरे में गई। वहां एक आकृति मतवाली सी घूम रही थी। शिंजी ने सोचा वो मरीज नानमू है, पर आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही शिंजी पास गई, अचानक उसका चश्मा टूट गया। शिंजी ने बचाने की कोशिश की, पर चश्मा गिर गया और वो उस पर कुचल दी। तभी बिस्तर पर लेटी औरत ने मुड़कर देखा। उसकी लाल आंखें गेंद जैसी गोल थीं। फिर आसपास की बत्तियां झिलमिलाने लगीं। माहौल बहुत अजीब हो गया।
बिना चश्मे के शिंजी कुछ देख नहीं पा रही थी, एकांकी राक्षस भी नहीं। वो फर्श पर चश्मा ढूंढ रही थी, तभी एकांकी राक्षस धीरे धीरे करीब आ रहा था। वो भी बहुत कमजोर नजर का था, शिंजी को ठीक से देख नहीं पा रहा था। इस उलझन में दोनों एक दूसरे को छू भी नहीं पाए। आखिर में शिंजी ने चश्मा ढूंढना छोड़ दिया और साथी को फोन लगाया। तो 406 नंबर कमरे का सामान चोरी हो गया। अरे क्या कोई है यहां? अगर कोई होता तो सुबह ही फोन कर देता। साथी की बात सुन शिंजी को ठंड लग गई। फिर वो आकृति कौन थी? जब उसने मुड़कर देखा, वो आकृति गायब हो चुकी थी। शिंजी सोच ही रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़ लिए। फिर एकांकी राक्षस ने सिर निकाला, लाल आंखें घुमाई और शिंजी की आंखें सहलाने लगा। दर्द भरी चीख के साथ गोलम की एक कहानी शुरू हुई। इमारत के निर्माण स्थल पर 2 मजदूर आराम कर रहे थे। बूढ़े ने एक फोटो निकाला और अपनी पोती को स्नेह भरी नजरों से देखा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और फोटो का एक बड़ा हिस्सा कट गया, जिससे दोनों डर गए। ये कैसा संकेत है? इतना अजीब होना निश्चित रूप से कोई अच्छा संकेत नहीं था। युवक फोटो उठाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल बूढ़े के हाथ की सिगरेट भी किसी अदृश्य चीज से आधी कट गई। जब वे दोनों हक्का बक्का थे, युवक के सिर पर लगी स्टील पाइप भी कट गई और बीच की अलमारी तुरंत जमीन पर बिखर गई। बूढ़ा मदद के लिए आगे लपका, लेकिन उसी पल एक विचित्र हंसी सुनाई दी। बूढ़े ने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक राक्षस 2 दरांती लिए खड़ा है। बूढ़े की भयभीत आंखों के सामने एक चमक में राक्षस ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। फिर वह मुस्कुराता हुआ युवक की ओर बढ़ा। युवक इतना डर गया कि पसीने से तर हो गया। वह पीछे हटने लगा, पर राक्षस फिर से सामने आ गया। तभी युवक अनजाने में बगल के शिकंजे से टकरा गया। शिकंजे की आवाज से राक्षस का भाव बदल गया। युवक को एहसास हुआ कि शिकंजे में ताकत है और वह उन्हें हिलाने लगा। जैसा अनुमान था, राक्षस उस आवाज से डर गया। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह पीड़ा से पीछे हटने लगा। युवक बहादुर था और जितना लड़ता उतना साहसी होता गया। वह एक हाथ में शिकंजे का डिब्बा और दूसरे में मिट्टी लिए खड़ा था। जब उसे लगा कि वह जीत जाएगा, तभी वह लापरवाही से जमीन पर गिर पड़ा और शिकंजे इधर उधर बिखर गए। जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया, उसने देखा कि राक्षस गायब हो गया था। बस एक वाक्य पीछे छूट गया, मैं वापस आऊंगा। इस घटना से बचा युवक ने शिकंजों का एक ताबीज बना लिया। समय बीतने पर वह बूढ़ा हो गया और राक्षस भी वादे के मुताबिक लौट आया। वही खास हंसी, लाल तितली जैसे बाल और काली पोशाक में। बूढ़े आदमी ने फिर से पेंच हिलाया, लेकिन इस बार छोटी प्यारी ने चेहरे का रंग नहीं बदला, दिल की धड़कन नहीं बढ़ी और मुस्कुराते हुए अपने काले दांत दिखा दिए। अब हम अगली कहानी सुनाएंगे, विशालकाय जादूगर की। देर रात लड़की मृत सहपाठी को श्रद्धांजलि देने इमारत की छत पर गई, उसके पसंदीदा खाने के साथ, ताकि वह उस दुनिया में अकेली न हो। तभी लड़की का फोन बजा। कुछ सहपाठी अभी नहीं पहुंचे थे। लड़की उन्हें जल्दी आने को कह रही थी। एक बीमार लड़की ने शिकायत की कि इतनी ऊंचाई पर क्यों आना पड़ा। लड़की उदास हुई, कहा यहाँ स्वर्ग के करीब है, आसमान की ओर देखे बिना नहीं रह सकती। पर अचानक उसे कुछ भयानक दिखा। डर के मारे चीख भी नहीं पाई। अगले ही पल तेज हवा चली, उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। सीढ़ियों पर मौजूद लड़कियों ने आहट सुनी और छत पर देखने दौड़ी, पर उन्हें वह लड़की नहीं दिखी। सोचा शायद बाथरूम गई होगी, ध्यान नहीं दिया। जब वे लौटी, बीमार लड़की ऊपर आई, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक विशालकाय राक्षस लड़कियों के पास झुका था, जिसका उन्हें पता नहीं था। उस पल भय से बीमार लड़की बोल नहीं पाई, कांपते हुए उंगली उठाई। उसी वक्त होटल में कोइजुमी और मीका ने भी छत से कुछ गिरते देखा। पास जाकर पाया कि वही लड़की थी जो अभी उड़ाई गई थी। अब वह मांस और कीचड़ का ढेर बन चुकी थी। कोइजुमी और मीका इतने डरे हुए थे कि चीख उठे। परिणाम अगले सेकंड। अचानक स्थिति ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन होटल का दरवाजा बंद था। हताशा में वे दोनों अन्य निकास खोजने लगे। उन्होंने मीका के निशान देखे और कमरा 666 भी पाया। तभी मीका को याद आया, बचपन में वे यहाँ आए थे, क्योंकि वे जा नहीं सकते थे। उसने एक महिला से वादा किया था। कोइजुमी के बोलते ही गलियारा बदलने लगा।
666 का दरवाजा खुल गया। मीका बेकाबू होकर अंदर चला गया। एक लाल कपड़े वाली औरत दिखी। अचानक उसकी गर्दन हिली, सिर धीरे धीरे तैरने लगा, आंखों से डरावनी रोशनी निकली। खांसी मीका घबराकर भागा। औरत ने कोइजुमी को देखा, तभी दादा का ताबीज गिरा। औरत का चेहरा बदला, सिर पीछे गया। कोइजुमी ने मीका को खींचा, भागे, समुद्र तट पहुँचे। खूनी मुंह वाला मालिक दिखा, डर से आंखें बंद की। दृश्य बदला, पीछे अजीब आईना दिखा। चीखते हुए भागे, कमरे में घुसे। अगले पल उपनगर में पहुंचे। बारिश में एक पैर वाला भूत दिखा। अस्पताल पहुंचे, एक आंख वाला भूत दिखा। फिर से चीखते भागे, 3 भूत मिले, हंसती लड़की, चीखती बिल्ली। चाकू वाली छत पर पहुंचे। मीका सदमे में था। कोइजुमी को याद आया बचपन की बात, कूदने की सोची। पीछे विशालकाय दिखा, मरने के बजाय। सफेद जगह पहुंचे, लाल रस्सियां, हवा में सफेद गेंदें। चारों ओर असहाय बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये वही बच्चे थे जिन्हें चुड़ैलों ने इकट्ठा किया था। ठीक इसी समय गोलम हाथ प्रकट हुआ। वह एक विशाल मकड़ी की तरह लाल रस्सी के सहारे रेंगता हुआ दोनों की ओर बढ़ा। कोइजुमी ने अपना ताबीज लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गलती से उसे जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य गोलम हाथ की नजर में भी आ गया और फिर एक इंसान और एक राक्षस के बीच ताबीज के लिए लड़ाई छिड़ गई। अंत में कोइजुमी ने ताबीज उठाया और जोर से गोलम हाथ पर फेंक मारा, मगर अफसोस, गोलम हाथ सिर्फ एक आंख में ही घायल हुआ। हालांकि इस वजह से उस जगह में एक दरार पड़ गई। उस वक्त गोलम हाथ बेहद गुस्से में था और कोइजुमी को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। संकट के इस पल में मीका ने बीच में आने और गोलम हाथ को रोककर कोइजुमी को भागने का मौका देने का फैसला किया। पर जैसे ही कोइजुमी निकास के पास पहुंचा, गोलम हाथ ने अचानक उसकी ओर देखा। उसी पल कोइजुमी को याद आया कि बचपन में उसने भी गोलम हाथ को वादा किया था कि वह अपना बच्चा उसे सौंप देगा, पर गर्भवती न होने के कारण वह इस बात को भूल गया। मगर एक बार किया वादा पूरा न करने पर कीमत चुकानी पड़ती है। और जैसे ही कोइजुमी ने मीका का हाथ पकड़ा और दरार की ओर भागा, गोलम हाथ भी पीछे लग गया। नतीजतन आखिरी पल में चुड़ैल ने मीका की बांह पकड़ ली और सिर्फ कोइजुमी ही उस अजीब जगह से बच निकला। और जब वह फिर होश में आया तो सामने एक विचित्र इमारत थी, 666 होटल। उसके होश में आने से पहले ही इमारत के नीचे से अनगिनत हाथ निकले और वादा न निभाने वालों की तलाश में शहर में मंडराने लगे।